वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। इन्फ्लेशन की ये सीरीज चल रही है और इन्फ्लेशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स टू मेज़र इन्फ्लेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर की बात की थी। और ये भी हमने समझने की कोशिश की थी कि इन तीनों में जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो सबसे बेहतर मापक होता है इन्फ्लेशन का। हालांकि जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जीडीपी के आंकड़े हमें अवेलेबल नहीं होते। हर मंथली बेसिस पे जीडीपी के आंकड़े हमें हर 3 महीने पे उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज नहीं कर पाते। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं, किन कारणों से इन्फ्लेशन आता है ना, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। रीजन, क्या रीजंस, तो अगर कारणों की चर्चा करेंगे तो रीजंस की बात अगर हम करें और कारण की बात अगर हम लोग करें, कौन कौन से कारण हैं, तो कारण की बात यदि करेंगे तो आप सब लोग समझ सकते हैं। या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई बढ़ जाए, सॉरी सप्लाई घट जाए। या तो डिमांड बढ़ जाए, मांग में वृद्धि हो जाए, या तो आपूर्ति में कमी आ जाए। इन दोनों परिस्थितियों में हमें इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, महंगाई बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसी के आधार पर हम दो भागों में महंगाई को दो आधार पर डिवाइड कर लेते हैं कारण समझने के लिए। पहला जो होता है वो होता है डिमांड साइड फैक्टर, मांग पक्ष कारक, और दूसरा होता है सप्लाई साइड फैक्टर। ठीक है, आपूर्ति पक्ष कारक। तो क्योंकि मांग और आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से ही महंगाई आती है, तो हमने इन्हीं के आधार पर दो पक्षों में बांट लिया है इसे, दो भागों में। एक है जो मांग पक्ष कारक को दर्शाता है और दूसरा है जो आपूर्ति पक्ष कारक को दर्शाता है। मांग पक्ष कारक की बात करेंगे तो सबसे पहला बड़ा रीजन है जो इसमें, वो है नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गैर विकासात्मक सरकारी व्यय। ठीक है, सरकार तमाम प्रकार की समाज कल्याण की योजनाओं पर पैसे खर्च करती है और उन पैसों से महंगाई आने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि वो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, इंक्रीज्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। बढ़ता हुआ हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन या इसी को घाटे का वित्त पोषण भी कहते हैं। इसी को घाटे का वित्त पोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो गैर विकासात्मक सरकारी व्यय, सरकार द्वारा ऐसे कार्यों पर खर्च किया जाना जिससे कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। सरकार जो भी खर्चे करती है उसे हम विकासात्मक और गैर विकासात्मक में बांट सकते हैं। विकासात्मक खर्चे वो होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास होता है, जैसे सड़कें बनाना, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स ले आना, जैसे डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, है ना। इसके अलावा IITs स्टेब्लिश करना, ये सब डेवलपमेंटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, वहीं पर
नॉन डेवलपमेंटल, इनके अलावा और भी जो कुछ सरकार खर्चे करती है वो सब नॉन डेवलपमेंटल है। तमाम प्रकार की समाज कल्याण की योजनाएं हैं, है ना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित योजनाएं, है ना, तमाम इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो सब गैर विकासात्मक की श्रेणी में आती हैं। तो अगर डिमांड साइड फैक्टर्स देखेंगे तो ये दो मेजर फैक्टर आपको मिलेंगे। अच्छा, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, हिनार्थ प्रबंधन क्या है? हिनार्थ प्रबंधन वह है जब सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्च करे। जब सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्च करे, ठीक है, जो सरकार के खर्चे हों वो उसकी आय से ज्यादा हो। इनकम सरकार को उतनी नहीं हो रही है, लेकिन जो खर्चे है, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, वो इसकी इनकम से काफी ज्यादा है। तो ऐसा करने के लिए सरकार क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेती है। अब मान लीजिए सरकार की इनकम है 100 रुपए और सरकार खर्चे कर रही है 150 रुपए, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए है ये कहाँ से आएगा? ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज है ये कहाँ से आएगा? तो इस 50 रुपीज को लाने के लिए सरकार क्या करेगी, हिनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार जाहिर सी बात है क्या करेगी, बोरो करेगी, उधार लेगी, ठीक है, बोरो लेकर, उधार लेकर के वो अतिरिक्त खर्चे करेगी। तो अतिरिक्त खर्चा अंततः कहां पर आएगा, अर्थव्यवस्था में ही तो आएगा, इकोनॉमी में ही आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर सरकार गैर विकासात्मक प्रकार के व्यय करे और दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, हिनार्थ प्रबंधन करे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाता है, या ये कह लें कि लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है खर्च करने के लिए, वो ज्यादा वस्तु और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब सप्लाई साइड फैक्टर्स देख लेते हैं। सप्लाई साइड फैक्टर्स देख लेते हैं। बाकी बजट वाले सेक्शन में इसे डिटेल में पढ़ा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग को। आगे जब बजट आएगा तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अब अगर आपूर्ति पक्ष कारकों की बात करें, सप्लाई साइड फैक्टर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निकल करके आता है वो है अनियमित कृषि उत्पादन, या जिसे हम लोग इरेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अनियमित या इरेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन मानसून या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लाइक एल नीनो, ठीक है। इन वजहों से जो कृषि उत्पादन है वो सामान्य नहीं रहता, ठीक है, अनियमित होता है। किसी वर्ष अच्छा उत्पादन हुआ, जैसे इस वर्ष ये कहा जा रहा है कि महंगाई काफी बढ़ी हुई रही, इसके पीछे कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन में अनियमितता ही इसका एक कारण है, ठीक है। दूसरा, आपूर्ति पक्ष में कुछ शॉक या झटका वगैरह लगता है। अब ये आपूर्ति पक्ष को झटका कब लगता है? आपूर्ति पक्ष को शॉक या सप्लाई साइड शॉक हम लोग तब कहते हैं, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किन्हीं कारणों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला, जो सप्लाई चेन है, उसमें क्या हो, बाधा उत्पन्न हो। जैसे अभी आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफी डिस्टर्ब हुई थी, डिसरप्शन हुआ था उसमें। तो ऐसा भी हो सकता है, आपूर्ति पक्ष या सप्लाई साइड शॉक बोल सकते हैं आप, ऐसा हो जाता है। इसके अलावा होर्डिंग, जमाखोरी,
है ना, जमाखोरी होती है। जो बड़े किसान होते हैं, दलाल होते हैं, वो क्या करते हैं, जरूरी जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी क्या करना शुरू कर देते हैं, जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपूर्ति बाजार में कम हो जाती है उन वस्तुओं की, और अल्टीमेटली प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा हायर एमएसपी, उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी एक फैक्टर है। सरकार द्वारा साल दर साल उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना। जब उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, हाई एमएसपी होगी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट हायर प्राइसेस पर ही मार्केट में बिकेंगे। तो ये एक कारक है। तो इन सभी कारणों की वजह से, ये सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो जब भी इन्फ्लेशन के आपसे कारण पूछे, रीजन पूछे, तो आप ये डिमांड साइड फैक्टर्स और सप्लाई साइड फैक्टर्स को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ठीक है, रीजन या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ भी आपसे कहे क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप ये बातें बता सकते हैं। डिमांड साइड में ये बातें कोट करिए और सप्लाई साइड में इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, अब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे महंगाई का प्रभाव कैसा पड़ता है, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कुछ चीजों पर। जैसे कभी आपसे पूछे, या अक्सर परीक्षा में पूछता ही रहता है एग्जाम में, कि महंगाई का प्रभाव ऋणदाता पर कैसा होता है और ऋणी पर कैसा होता है, किसके लिए महंगाई फायदेमंद होती है, ऋणदाता के लिए या ऋणी के लिए, कर्जदार के लिए। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब बड़ा सीधे तौर पर आप दे सकते हैं। समझा दे रहा हूं मैं इसको। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का प्रभाव। ठीक है, तो अगर आपसे कहे कि क्रेडिटर और डेटर, महंगाई की स्थिति में क्रेडिटर और डेटर को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या है, अगर ऐसा कुछ कहा जाए। क्रेडिटर यानी कि कर्जदाता, ऋणदाता, और डेटर यानी कि कर्जदार। ठीक है, तो महंगाई की स्थिति में किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्रेडिटर को लॉस होता है, हानि होती है। ठीक है, और जो कर्जदार है इसे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ठीक है, इसके लिए फायदे का सौदा होता है महंगाई। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि डेटर ने जिस समय पैसा लिया था, तो उस समय पैसे की कुछ कीमत थी। अब जबकि महंगाई है, तो आपको पता है कि महंगाई में मुद्रा अपनी क्रय शक्ति को क्या करती है, खोती जाती है। तो जिस समय डेटर क्रेडिटर को पैसा लौटाएगा, उस समय उस मुद्रा की कीमत थोड़ी कम हो चुकी होगी। तो क्रेडिटर को जो पैसा मिलेगा वो घटी हुई परचेजिंग पावर के साथ मिलेगा। इसीलिए जो इन्फ्लेशन है उसमें क्रेडिटर को क्या होता है, हानि होता है।
और डेटर को लाभ होता है। इसी प्रकार अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात की जाए तो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादनकर्ता, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोड्यूसर को लाभ होगा और जो कंज्यूमर है इसे हानि होगी। क्यों होगा? क्योंकि कंज्यूमर को तो बढ़ा हुआ पैसा पे करना है। प्रोड्यूसर को लाभ इसलिए हो सकता है क्योंकि बढ़ती कीमतों पर ही इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस ज्यादा ज्यादा महंगी वस्तुओं को बेचेगा तभी तो इसको ज्यादा बेनिफिट होगा। और आपने बिजनेस साइकिल में भी पढ़ा था कि जब हायर इन्फ्लेशन होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल होता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहता है, जब सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, तो उसमें प्रोड्यूसर्स को क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा निश्चित आय वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? फिक्स्ड इनकम ग्रुप, निश्चित आय वर्ग पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, महंगाई सबसे ज्यादा प्रभावित इसी वर्ग को करती है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप। सर्वाधिक इसी वर्ग पर पड़ती है। ठीक है, महंगाई की जो मार है वो सर्वाधिक इसी वर्ग पर पड़ती है, यानी दिस ग्रुप इज द मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग है, ठीक है, निश्चित आय वर्ग, क्योंकि समय के साथ महंगाई तो बढ़ती है लेकिन इनकी इनकम नहीं बढ़ती, आय नहीं बढ़ती। इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, इनकी आय नहीं बढ़ती, स्थिर रह जाती है, जिसकी वजह से इनके लिए वस्तुओं को खरीद पाना, अपने कंजम्पशन को कंटिन्यू रख पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। अल्टीमेटली ये अपने कंजम्पशन को कट करते हैं, किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो बढ़ती महंगाई में अपने उपभोग को बना करके रख सकें। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्हें मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रबंधन करना पड़ता है। ठीक है, निश्चित आय वर्ग को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे लोग, ठीक है, पेंशन होल्डर्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इन पर महंगाई की मार सर्वाधिक पड़ती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, क्रेडिटर, डेटर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और फिक्स्ड इनकम ग्रुप। ठीक है, सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड